डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी कैसे हुई, देखिए। सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, उसके बाद ये बिलीव किया गया कि जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिविजिबल होते हैं। और एटम्स के डिविजिबल होने की वजह से ही ये पता चला वो किससे बने हुए होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल से बने हुए होते हैं। और वो चार्ज्ड पार्टिकल हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक हमारे पास नॉन चार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है। ये बात पता चली थी, ठीक है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम क्या था, हेनरी बैकेरल था। हेनरी बैकेरल ने 1896 पे रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी जो है वो स्टार्ट की थी। और उन्होंने रेडियो एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए किसका हेल्प लिया था, एक इलेक्ट्रिकल नेचर के सब्सटेंस का हेल्प लिया था। और इलेक्ट्रिकल नेचर कहाँ से आया है, इलेक्ट्रिकल नेचर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से आया हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने किया क्या था, देखिए। 1896 पे इन्होंने यूरेनियम सॉल्ट जो होता है उसको लेते हुए उस यूरेनियम सॉल्ट की प्रॉपर्टीज को देखा। उन प्रॉपर्टीज से हेनरी बैकेरल ने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि हाई एनर्जी के रेडिएशन को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। और ये जो हाई एनर्जी का रेडिएशन होता है ये अफेक्ट करता है किस पे, जो भी हाई एनर्जी के रेडिएशंस होते हैं आपके, वो अफेक्ट करते हैं, किस पे अफेक्ट करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे अफेक्ट करते हैं। जो हमारा क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट होता है, उस फोटोग्राफिक प्लेट पे ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और इसके अलावा गैस को आयोनाइज करने का काम भी ये पार्टिकल्स करते हैं, उन्होंने ये देखा। और साथ ही ये क्या करते हैं, जैसे सॉलिड मटेरियल्स हैं हमारे पास, तो उनको भी आसानी से वहां से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। मतलब सॉलिड मटेरियल को पेनिट्रेट करने की भी एबिलिटी इन हाई एनर्जी के रेडिएशंस में होती है। इसके अलावा उन्होंने ये देखा कि जो जिंक सल्फाइड से बना स्क्रीन होता है उसमें ये ल्यूमिनोसिटी मतलब एक शाइनिंग क्या कर सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे। तो हेनरी बेकरल ने ये देखा कि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट से हाई एनर्जी का रेडिएशन क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है। और ये जो रेडिएशन है किसी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर सकता है, गैसेस को आयोनाइज कर सकता है, सॉलिड मटेरियल्स को पेनिट्रेट कर सकता है। और इसके अलावा जो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन होता है उसको क्या कर सकता है, जो भी आपका जिंक सल्फाइड का क्या होगा, स्क्रीन होगा, उस स्क्रीन पर जो ल्यूमिनोसिटी है उसको प्रोड्यूस कर सकता है। तो इन्होंने इस रेडिएशन को, जो कि किसी एलिमेंट से क्या हो रहा था, एमिट हो रहा था, इस रेडिएशन को इन्होंने क्या नाम दे दिया, रेडियो एक्टिव रेडिएशन का नाम दे दिया। इतनी सारी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने की वजह से उन्होंने इन रेज को रेडियो एक्टिव रेडिएशन का नाम दे दिया। और जिस सब्सटेंस से ये रेडिएशंस एमिट हो रही थी, उस सब्सटेंस को उन्होंने क्या बोला, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोला। और इन्हीं थ्योरीज की वजह से किसकी डिस्कवरी हुई है, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई है। मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लेकर उसमें से एमिट होने वाले रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज को हेनरी बेकेरल नाम के साइंटिस्ट ने 1896 में बताया। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने आगे स्टडी पे ये बोला कि जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी को शो नहीं करते। मतलब सभी एलिमेंट्स में रेडियो एक्टिविटी एग्जिबिट नहीं होती है। कुछ ही एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें रेडियो एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है। और वो एलिमेंट हमारे क्या क्या हो सकते हैं, यूरेनियम हो सकता है, रेडियम हो सकता है, इसके अलावा थोरियम हो सकता है, और क्या हो सकता है, पोलोनियम हो सकता है। उन्होंने ये बोला ये कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि रेडियो एक्टिव कैरेक्टर को क्या करते हैं, शो करते हैं। कौन से एलिमेंट, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम और पोलोनियम। और ये एक टाइप के रेडिएशंस को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है, अफेक्ट करती है, गैसेस को आयोनाइज कर सकती है, सॉलिड को पेनिट्रेट कर सकती है। इन्होंने ये बात कही, ठीक है। तो इन रेडिएशंस के आते ही जब हेनरी बेकेरेल ने 1896 में ये सारी बातें बताई, तो कुछ और भी साइंटिस्ट आए, जिनमें अगर हम मेन साइंटिस्ट की बात करें तो मैरी क्यूरी थी, प्यूरे क्यूरी थी, और इसके अलावा रदरफोर्ड थे,
फ्रेडरिक सोडी, ये इन सारे ने अब रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का क्या करना, स्टडी करना स्टार्ट किया। जब हेनरी बैकेरेल ने एक बेस दे दिया तो अदर साइंटिस्ट भी आए जिन्होंने इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया या इन रेडिएशंस के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इन रेडिएशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करने के लिए इन्होंने यूरेनियम का एक सैंपल लिया था। ठीक है, यूरेनियम का सैंपल लेके इन्होंने क्या किया, इसको एक लेड से बने कैविटी के अंदर क्या किया था, ऐड किया था। देखिए वो कैविटी, रुकिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे वो कैविटी आपको शो हो रही है। यहाँ पर लेड का बना एक ब्लॉक है कैविटी जैसा, और इस कैविटी के अंदर हमने क्या लिया है, यूरेनियम का जो सब्सटेंस है। ये जो होल आपको दिख रहा है यूरेनियम का, ये यूरेनियम का होल है, इसको हमने लिया, ये जो दिख रहा है आपको। ठीक है, इसमें लिखा भी है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले लेड का एक ब्लॉक बनाया जो कि बिल्कुल कैविटी जैसा था, और उस कैविटी के अंदर हमने यूरेनियम के स्मॉल सैंपल को ले लिया। ठीक है, अब इस स्मॉल सैंपल से क्या होने लगेगा, रेडिएशन एमिट होने लगता है अगर हम क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे या तो मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर हमने कौन सा फील्ड अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिकल प्लेट लिया है, दैट मीन्स हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया है। ठीक है, अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो जो हमारे यूरेनियम का स्मॉल सैंपल होता है उसमें से एक रेडिएशन एमिट होने लगती है, और रेडिएशन एमिट होके बिल्कुल स्ट्रेट जाते रहती है, और जैसे ही ये प्लेट आती है तो एक टाइप का डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलता है। किस पे, फोटोग्राफिक प्लेट पे। सामने हमने क्या लगाया हुआ है, ये जो एरिया आप देख रहे होंगे, ये फोटोग्राफिक प्लेट हमने लगाया हुआ है। तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर हमको 3 टाइप्स का डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। मतलब उन्होंने किया क्या होगा कि लेड का एक ब्लॉक लिया, उस ब्लॉक में यूरेनियम का सैंपल लिया, यूरेनियम का सैंपल लेने के बाद उसको हमने कनेक्टेड किससे किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड के कनेक्शन में जब हम उसको लेके आए तो यूरेनियम सैंपल एक रे को क्या करने लगता है, एमिट करने लगता है, और सामने हमने क्या लगा दिया, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया। तो उस फोटोग्राफिक प्लेट पर हमको 3 टाइप का क्या दिखाई दिया, डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। और उन्होंने ये सोचा कि अगर 3 टाइप का डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसमें से जो एमिट होने वाली रे है वो भी कितने टाइप की होगी, 3 टाइप की होगी। और 3 टाइप्स का डिफ्लेक्शन इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू क्या हो रहा होगा, एमिट हो रहा होगा। जब इस 3 टाइप के डिफ्लेक्शन की स्टडी की गई तो देखिए ये एक रे इधर से एमिट हो रहा है, दूसरा इधर से, और तीसरा इधर से, जो कि हमको कहाँ पे मिल रहा है, इस फोटोग्राफिक प्लेट पर मिल रहा है। इसको डिफरेंट क्यों लिया गया, क्योंकि इस वाले रेस का डिफ्लेक्शन अलग था होगा, सेंटर वाले का अलग था होगा, और साइड वाले का जो डिफ्लेक्शन है वो अलग था होगा। ठीक है, जिसकी वजह से 3 टाइप के डिफ्लेक्शन को लेते हुए इन्होंने तीनों टाइप के डिफ्लेक्शन को स्टडी करना स्टार्ट किया। तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइप के डिफ्लेक्शन को स्टडी की तो इन्होंने ये देखा कि जो रेडिएशन आ रही है वो किस साइड पे ट्रांसफर हो रही है, जिधर हमारा नेगेटिव प्लेट प्रेजेंट है उस साइड को वो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो उन्होंने ये समझा कि यूरेनियम के थ्रू जो रेडिएशन आ रही है वो रेडिएशन कौन से चार्ज की होगी, पॉजिटिव चार्ज की होगी, और पॉजिटिव चार्ज का होने की वजह से वो नेगेटिव प्लेट के साइड में क्या कर रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है। ठीक है, और इस रे को उन्होंने कौन सा नाम दे दिया, पॉजिटिव रेस थी, पॉजिटिव चार्ज रेस थी, तो इनको उन्होंने अल्फा रेस का नाम दे दिया। क्योंकि अल्फा रेस जो होती थी, हम रदरफोर्ड ने बताया था कि जो अल्फा रेस जो होती थी वो हाई एनर्जी को क्या कर सकती थी, कंसिस्ट कर रही थी। तो ये भी जो रेडिएशन आई ये हाई एनर्जी को क्या कर रही थी, कंसिस्ट कर रही थी, जिसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने ये बोला कि ये जो रेडिएशन आई है ये कौन सी रेडिएशन है, अल्फा रेडिएशन है। ठीक है,
और जब उसकी वैल्यू को मेजर किया गया तो ये पता चला कि उस रेज में भी पार्टिकल नेचर है और उस पार्टिकल का जो यूनिट चार्ज वैल्यू है वो कितना है 3.20 इंटू कितना है 10⁻⁻19 कूलम। और जब उसका मास कैलकुलेट किया गया तो उसका मास हमको कितना मिला 4 एटॉमिक मास यूनिट मिला, जैसा कि हमको प्रोटॉन में मिल चुका था। ठीक है, और जब उसका मैग्नीट्यूड निकाला गया तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आया, लगभग 6.62 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आया। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि इसमें जो भी प्रॉपर्टी हमको शो हो रही है वो किसके टाइप की है, प्रोटॉन के टाइप की है, और उसको उन्होंने कौन सा नाम दे दिया, अल्फा पार्टिकल का नाम दे दिया, क्योंकि उसको अल्फा रेस इंडिकेट किया जा रहा था और उस पार्टिकल का जो कैरेक्टर था वो अल्फा पार्टिकल से मैच करता था, जिस वजह से उस अल्फा रेस को अल्फा पार्टिकल का नाम दे दिया गया। और ये देखा गया कि ये जो अल्फा रेज आ रही है, इस अल्फा रेस में जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हीलियम एलिमेंट जो होता है उस हीलियम एलिमेंट के न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी से क्या करती है, मैच करती है। तो कहीं पर भी अगर हीलियम एटम लिया जाता है तो उसको अल्फा पार्टिकल के फॉर्म पे शो किया जाता है, क्योंकि जैसी एबिलिटी हमको अल्फा पार्टिकल शो करता है सेम एज वैसी एबिलिटी हीलियम मॉलिक्यूल का जो न्यूक्लियस होता है या हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो शो करता है। ठीक है, तो इसको अल्फा पार्टिकल का या अल्फा रेडिएशन का नाम दे दिया गया पॉजिटिव चार्ज गेन करने की वजह से, आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे वो अल्फा रेस के कैरेक्टर से क्या करते थे, मैच करते थे। ऐसा किन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने बताया आफ्टर देयर स्टडी। इसके बाद जब सेकेंड टाइप के डिफ्लेक्शन को स्टडी की गई तो ये पता चला कि जो रेडिएशन आ रही है वो पॉजिटिव प्लेट के साइड में क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर जो भी रेडिएशन है अगर उसमें नेगेटिव चार्ज होगा तभी वो पॉजिटिव प्लेट के साइड पे क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। और इस रेडिएशन को क्या नाम दे दिया गया, बीटा रेस का नाम दे दिया गया। और इसके पार्टिकल, इसमें भी पार्टिकल नेचर था तो इसके पार्टिकल को क्या बोला गया, बीटा पार्टिकल बोला गया। और इसका जब यूनिट चार्ज और मास का वैल्यू निकाला गया तो वो इलेक्ट्रॉन के यूनिट चार्ज और मास की वैल्यू से क्या करती थी, मैच करती थी। मतलब इस बीटा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स का बिल्कुल स्ट्रीम था, हम ये बोल सकते थे, या सेम एज इलेक्ट्रॉन के जैसा ही था ये बीटा पार्टिकल्स जो था, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंट था, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव कैरेक्टर्स थे जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप के डिफ्लेक्शन को जब ऑब्जर्व किया गया तो ऑब्जर्व करने पर ये बात पता चली कि इन अप्लाइड फील्ड जो रेडिएशन आता है थर्ड टाइप का, वो किसी भी टाइप का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, बल्कि जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पर वो रे जो है वो हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो उस रेडिएशन को नाम क्या दिया गया, गामा रेडिएशन का नाम दे दिया गया। ये जो गामा रेस थी इसका कैरेक्टर मैच करता था किससे, एक्सरे से। मतलब एक्सरे जो थी एक हाई एनर्जी रेडिएशन को शो करती थी, सेम एज गामा रेस भी एक हाई एनर्जी रेडिएशन को शो करती थी। और मैंने आपको बताया था कि जो एक्सरे था वो बोन को पेनिट्रेट करने का क्या रख सकता था, पावर रख सकता था। तो वैसा ही पेनिट्रेटिंग नेचर किसमें देखा गया, इस गामा रेज में देखा गया। और ऐसा समझा गया कि गामा रेस का कैरेक्टर एक्सरे के कैरेक्टर से क्या करता है, मैच करता है। और गामा रेस में किसी भी टाइप का कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से उसका ना तो कोई यूनिट चार्ज आया और ना ही हमको उसका कोई मास मिला। ठीक है, और उसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होने की वजह से इना इलेक्ट्रिक फील्ड ना वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साइड पे डिफ्लेक्ट हुई और ना ही वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साइड पे क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, अब क्या किया गया, इन सारे जो रेडिएशंस वहां से एमिट हो रहे थे जिसको उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पर लिया हुआ था, सबकी स्टडी, सबके कैरेक्टर्स को जानने के बाद इनकी वेलोसिटी को पता की गई कि आखिर इन रेडिएशंस की वेलोसिटी कितनी होती है। तो सबसे पहले जब अल्फा रेस की वेलोसिटी पता की गई तो ये पता चला कि ये लाइट की वेलोसिटी का 1/10 पार्ट होता है, जबकि बीटा और जो गामा रेस होती है वो लाइट की वेलोसिटी के क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब
अल्फा रेस का जो वेलोसिटी है वो लाइट से क्या हो जाएगा, 1/10 पार्ट हो जाता है, जबकि बीटा और गामा रेस लाइट की वेलोसिटी के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और इसके बाद क्या किया गया, इन सारे रेस का जब पेनिट्रेटिंग पावर चेक किया गया तो ये बात पता चली कि जो बीटा रेस होती है, इन तीनों रेस में से जो बीटा रेस होती है वो 100 टाइम्स मोर देन पेनिट्रेटिंग पावर शो करता है, किससे, अल्फा रेस से। और जब गामा रेस को चेक किया गया तो ये पता चला कि ये 10,000 टाइम क्या करती है, सॉरी 1,000 टाइम ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर शो करती हैं, किससे, बीटा रेस से। ठीक है, तो इन तीनों रेस के पेनिट्रेटिंग पावर को चेक करने के बाद ये बात पता चली कि जो अल्फा रेस होती है वो लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर को शो करती है, और जो गामा रेस होती है वो मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर को शो करती है। मतलब किसी मेटल फॉइल से जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर कौन शो करेगा, जो गामा रेस होती है वो। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करने का एबिलिटी इन रेडिएशंस में होता है, और ऐसी प्रॉपर्टी होने की वजह से ही इनको क्या बोला गया, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस बोला गया, या फिर ये हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, ऐसा समझा गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होते हैं उनकी डिस्कवरी हुई थी। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जिनमें से सबसे पहले इन रेडिएशंस के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो हमारे कौन थे, हेनरी बैकेरेल थे, और इन्होंने अपनी डिस्कवरी 1896 में की थी। उसके बाद जो अदर साइंटिस्ट आए थे उन्होंने इसमें एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी और रदरफोर्ड और फ्रेडरिक सोडी का नाम मेन लिया जाता है। ठीक है, और इन्होंने इन सारे रेडिएशंस के बारे में एक एक करके बताया कि अल्फा रेस कैसी होती है, बीटा रेस कैसी होती है और गामा रेस कैसी होती है, किनमें कैसा पेनिट्रेटिंग पावर होता है, और इन्हीं पेनिट्रेटिंग नेचर की वजह से ये क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं, और इनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से एमिट होने की वजह से रेडियो एक्टिव रेस बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है आइसोबार्स आइसोटोन्स। ये जो टॉपिक्स हैं आपने पहले भी पढ़ा है, आइसोबार्स आइसोटोप्स के बारे में। आपके लिए नया क्या है, आइसोन्यूट्रॉनिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपके लिए नया है। तो सबसे पहले हम आइसोटोप्स के बारे में ही जान लेते हैं। आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट एटॉमिक मास की बात की जाए तो वो एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। मास नंबर आर डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर आर सेम, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोटोप से बोल देते हैं। जनरली कुछ एलिमेंट ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जो कि क्या शो करते हैं, आइसोटोपिक बिहेवियर शो करते हैं, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पर बताया गया है किसका, हाइड्रोजन का। जो हमारा हाइड्रोजन है वो 3 टाइप्स के आइसोटोप को शो करता है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, जिसमें प्रोटियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1H1 होता है, ड्यूटीरियम का फॉर्मूला आपका 2H1 होता है, और ट्राइटियम का फॉर्मूला 3H1 होता है। यहाँ पर प्रेजेंट ये 1, ये 2 और ये जो 3 है, ये किसको बता रहे हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन को बता रहे हैं। और ये जो नंबर मैंने नीचे लिखा है 1 ये एटॉमिक नंबर को बता रहा है। तो याद रखना, अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो जैसे आपने लिखा 1H2, तो ये गलत हो जाता है, इसको केमिस्ट्री में राइट नहीं समझा जाएगा। आप सोचोगे कि मैंने तो सही लिखा था बट मैम ने गलत कर दिया। लेकिन याद रखिए, मास नंबर को ऑलवेज आपको कहाँ शो करना है, जो एलिमेंट होता है उसके जस्ट ऊपर शो करना है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जेड एक्स कोई एलिमेंट है और यहाँ पर ए लिख दिया जाता है। ये ए हमारा एटॉमिक नंबर को बता रहा है और पावर पे जो जेड है वो एटॉमिक मास को बता रहा होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। इसको लिखने का तरीका, मास ऑलवेज आप एलिमेंट के ऊपर ही शो करेंगे और जो एटॉमिक नंबर होगा वो एलिमेंट के नीचे आप शो करोगे साइड पे। ठीक है, और अगर आपने इस मास नंबर को नीचे शो कर दिया और एटॉमिक नंबर को ऊपर शो कर दिया तो आपका आंसर आप सोचोगे वो सही है लेकिन वो गलत होगा। याद रखिएगा इस बात को। तो लिखने का तरीका क्या होता है ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, और केमिस्ट्री में इसी वजह से ही आपके मार्क्स कटेंगे अगर कटेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हाँ, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो हाइड्रोजन है वो 3 टाइप्स के आइसोटोप्स को शो करता है, प्रोटियम,
ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, उसका फॉर्मूला भी हमने देखा, जिसमें हमने ये देखा कि ट्राइटियम का जो एटॉमिक मास है वो 3 है, प्रोटियम का कितना होता है हमारे पास 1 होता है, और ड्यूटेरियम का मास कितना होता है 2 होता है। प्रोटियम को हम किसके जैसे मान सकते हैं, जैसे हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन होता है उसके जैसे मान सकते हैं, ठीक है। जो प्रोटियम होता है उसको नॉर्मल हाइड्रोजन बोला जाता है, ड्यूटेरियम को हैवी हाइड्रोजन बोला जाता है, और ट्राइटियम को ट्राइटियम के फॉर्म पे ही शो किया जाता है, ठीक। यहाँ पर आइसोटोप्स के क्या बताए गए हैं, स्ट्रक्चर बताए गए हैं। इस स्ट्रक्चर में देखिए, जो आपका प्रोटॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपके सेल पे प्रेजेंट है और सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है या प्रोटियम होता है उसमें एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और एक क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया है, क्यों? क्योंकि अगर न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता तो इसका मास कितना हो जाता, 2 हो जाता, बट जो प्रोटियम होता है उसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम पे देखिए, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, साथ में एक न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है और आपका एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। इस वजह से ड्यूटेरियम का मास 2 और एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ट्राइटियम आ जाता है। ट्राइटियम के पास कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 हमारे पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिस बेसिस पे उसका मास कितना आ जाता है 3 और एटॉमिक नंबर कितना होता है। हाँ तो देखिए, वॉइस आ रही है ना मेरी? यस मैम। यस मैम। तो देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं, 2 आइसोटोप्स हैं। याद रखिएगा, ये जो आइसोटोप्स हैं वो आफ्टर बम्बार्डमेंट फॉर्म होते हैं ऐसा नहीं है, ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब नेचर में बहुत सारा ओर मिलता है, आप सभी जानते हो बहुत सारे ओर मिलते हैं। और जैसे आयरन का मैं बात करूंगी तो वो आपको किस फॉर्म पे मिल सकता है, हेमेटाइट के फॉर्म पे मिल सकता है, मैग्नेटाइट के फॉर्म पे मिल सकता है। तो उस फॉर्म पे देखो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, कभी उसका फॉर्मूला हो जाता है, कभी उसका फॉर्मूला Fe2O2 हो जाता है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि ये जो ओर होता है, ये एलिमेंट सिर्फ अकेला एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, उसके साथ अदर केमिकल भी होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि लाइमस्टोन किस फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलोगे CaCO3 के फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये और हो जाता है किसका, कैल्शियम का। जैसे मुझे कैल्शियम एलिमेंट को निकालना है तो ये मेरे कैल्शियम एलिमेंट का क्या हो जाएगा, एक और हो जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइट होता है, Al2O3 होता है, तो यहाँ से मुझे एल्यूमिनियम एलिमेंट को निकाल के मुझे सेपरेट करना होगा। वैसे ही पर्टिकुलर इन अ पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। मैंने ये बात आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, ठीक है। वो क्या करते हैं, कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि नेचर में जो एलिमेंट है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म पे प्रेजेंट है या फिर कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है, और उसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल को हम क्या बोल देते हैं, उसका ओर बोल देते हैं, ठीक है। और उसी ओर का जब माइनिंग प्रोसेस करते हैं या प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं या क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, इन सारे प्रोसेस के थ्रू या कोई फिजिकल मेथड हम यूज करते हैं, तो उससे उसको प्यूरिफाई करके एक पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट हो, चाहे कॉपर की बात करो, आयरन की बात करो, क्रोमियम की बात करो, निकेल, कोबाल्ट, जिंक, इन सब की बात करोगे तो सभी के क्या होते हैं, और होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो क्लोरीन, यहाँ पे मैंने जो बताया है आपको, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है। तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 हमको कहाँ पे मिलेगा, नेचर पे ही मिलेगा। अब इसका जो ओर है, कहीं पर 35 के फॉर्म पे आपको मिलेगा और कहीं पर आपको 37 के फॉर्म पे मिलेगा, ठीक है। तो ये नेचर से हमको इसी फॉर्म पे मिलता है और इसके एग्जिस्टेंस के बेसिस पे ही इसको बोला जाता है कि ये इतने आइसोटोप को क्या करता है, शो करता है। उसका एटॉमिक नंबर वही शो होगा, मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन वही रहते हैं, लेकिन चेंजेस किस में आ जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आ जाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में चेंजेस आ रहा है, ये कैसे पता चलता है, उसके मास के बेसिस पे। क्योंकि किसी भी
मॉलिक्यूल का या एटम का या एलिमेंट का अगर मास बोलोगे वो कहाँ पे सेंटर्ड है, हमने पढ़ा उसके न्यूक्लियस पे सेंटर्ड है, और न्यूक्लियस पे सिर्फ दो ही चीजें प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जितना है उससे हमको प्रोटॉन पता चल जाता है, लेकिन अगर उतना नंबर इक्वल नहीं आ रहा है किसी उसी टाइप के अदर एलिमेंट से, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के मास में क्या आ गया, चेंजेस आ गया, क्योंकि उसके सेंटर पे ही उसका मास है, ठीक है, और उसमें चेंजेस आ गया मतलब वो एक दूसरे का क्या हो जाते हैं, आइसोटोप्स हो जाते हैं। ऐसे बहुत से एलिमेंट है, जैसे लेड है तो लेड के भी आपको आइसोटोप्स मिलेंगे, ऑक्सीजन के भी मिलेंगे, इसके अलावा कार्बन के भी मिलते हैं, C12 होता है, C14 होता है। तो बहुत सारे एलिमेंट है जो कि नेचर में ही एग्जिस्ट करते हैं, और उनके एग्जिस्टेंस के बेसिस पे ही ये पता चलता है कि उनके आइसोटोप्स भी होते हैं, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। ये कैसे पता चलता है, उसके आउटर मोस्ट पार्ट पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, और मास में डिफरेंस आ गया मतलब उनके न्यूट्रॉन्स में क्या है, डिफरेंस है, ये हमको पता चल जाता है, और हम सेपरेट कर लेते हैं किसको, उनको आइसोटोप्स के फॉर्म पे हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आइसोटोप्स हमको किससे मिलते हैं, जनरली उनके ओर्स से ही हमको अवेलेबल होते हैं, हम ऐसा समझ सकते हैं, या फिर जो एलिमेंट है वो नेचर में कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उससे हमको ये सारी चीजें मिलती हैं, हम ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है, जस्ट आइसोटोप जो होता है उस आइसोटोप्स का ये क्या होता है, अपोजिट होता है, इस बात को याद रखिएगा। जो भी हमारे आइसोटोप्स होते हैं वो उसका अपोजिट क्या होता है, हमारा आइसोबार होता है। आइसोबार में होता क्या है कि जनरली इसमें एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, जो कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेस पे पता चलेगा, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास होता है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। एटॉमिक मास सेम बट एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने की वजह से उन एलिमेंट्स का जो नोमेनक्लेचर है वो अलग अलग किया जाता है। जैसे हमारे पास 3 एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, एक आपका पोटेशियम है, एक आपका आर्गन है, और एक आपका कैल्शियम है। अगर इनका एटॉमिक नंबर देखिए तो पोटेशियम का होता है 19, आर्गन का होता है 18, और कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। लेकिन जब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करी जाए तो सभी में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होता है वो कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी, आप इसको माइनस करोगे तो इसमें पता चलेगा कि इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होता है, ठीक है। और उसी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से हमको पता चल जाता है कि इसके मासेस क्या है, सेम है। आपके पोटेशियम का न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट आएगा, आर्गन का डिफरेंट आएगा, और कैल्शियम का डिफरेंट आएगा, याद रखिएगा इस बात को। 40 - 20 करोगे तो 20 आएगा, 40 - 18 करोगे तो 22 आ जाएगा, और 40 - 19 करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम का 21 आया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आर्गन का कितना आया, 22 आया, और कैल्शियम का कितना आया, 20 आया, ठीक है। और उस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंसेस की वजह से हमको पता चल जाता है कि ये एक दूसरे के क्या है, आइसोबार्स हैं, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जो कि सेम मासेस को क्या करते हैं, शो करते हैं, बट उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उनको क्या बोला जाता है, आइसोबार्स बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया गया है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स उनको बोला जाता है, ये आपके लिए नया है, आप इसको नोट कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब नेचर में कुछ केमिकल या एलिमेंट ऐसे प्रेजेंट हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, ठीक है। तो आइसोटर्म उन्हीं के लिए ही यूज किया गया है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, आइसोटोन्स बोला जाता है। एज अ एग्जांपल यहाँ पे सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर लिया गया है, जिसमें सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, फास्फोरस का 15 और सल्फर का कितना है, 16 है। जब हम इनका मास देखते हैं तो सिलिकॉन का 30 होता है, फास्फोरस 31 और सल्फर कितना होता है, 32 होता है। जब हम एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो इन सब का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसा आता है, इक्वल आता है, जिसमें आपका सिलिकॉन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 है, फास्फोरस में भी 16 है, और सल्फर में भी कितना है, 16 है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या हो, सेम हो या इक्वल हो, उनको क्या बोला जाता है, आइसोटोन्स बोला जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक उनको बोला जाता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं।
ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन एनी एलिमेंट, जैसे यहाँ पे सोडियम लिया गया है, सोडियम प्लस और Mg2+ लिया गया है, एक और एलिमेंट ले लेती हूँ Al+3 ले लेती हूँ। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, सोडियम का 281 हो जाएगा, मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 282 हो जाएगा, और एल्यूमिनियम का हो जाता है 283। अगर इस पे एक पॉजिटिव चार्ज निकल गया, मतलब एक पॉजिटिव निकल गया, इसमें 2 पॉजिटिव लगा है मतलब 2 पॉजिटिव निकल गया, और इसमें 3 पॉजिटिव लगा है मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो बाकी में बचा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है, सेम है। इसमें भी 8+2 10 है, इसमें भी 8+2 10 है, इसमें भी 8+2 10 है। तो इसको आप किसी भी एलिमेंट में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देकर या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को निकाल कर क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल या फिर सेम, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे O2 2- है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें जितने भी एलिमेंट यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं ना, सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। जैसे O2 2-, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 6 आता है। अब देखो, इसमें आपने 2- लिखा है, मतलब आपने 2 इसमें क्या किया है, ऐड किया है, तब इसमें 2 नेगेटिव चार्ज आया। तो जब इसमें 2 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। तो इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। समझ गए? तो ऐसे एलिमेंट जो कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है। ठीक, तो जितने भी टर्म्स होते हैं मैंने आपको बता दिया है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। कल की क्लास में हम थॉमसन्स एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड देयर लिमिटेशंस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आइएगा। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।